46 ऑल आउट एक ऐसा स्कोर है जो किसी ने इमेजिन नहीं किया था। होम कंडीशंस में एशिया में 46 ऑल आउट ऑन डे वन, लेकिन टीम इंडिया मुसीबत में नजर आई। और आपको याद हो तो बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दो सेशन में भी बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स ने इंडिया को चेन्नई में डोमिनेट किया था। वहां 146 फॉर 6 थी, यहाँ तो 46 पे ऑल आउट ही हो गए। वहां अश्विन और जडेजा ने रेस्क्यू किया था टीम इंडिया को, वरना बांग्लादेश के खिलाफ अगर इंडिया वहां पर भी 200 के अंदर ऑल आउट हो जाती तो आपको पता नहीं कि क्या हो सकता था उस मैच का रिजल्ट। ये एक प्रॉब्लम है जो इंडिया फेस करती है। जरा सी भी सीमिंग कंडीशंस हो तो ये जितने बड़े बड़े नाम हैं ये सारे फ्लॉप हो जाते हैं। विराट कोहली, केएल राहुल, रोहित शर्मा, एक नहीं ऐसे मल्टीपल ओकेजन्स रहे हैं जब ये तीनों सीमिंग कंडीशंस में सुपर फ्लॉप साबित हुए हैं, और ये कंटिन्यूड है। विराट कोहली को इसी वजह से मैं टेस्ट क्रिकेट में वो दर्जा नहीं देता जो शायद सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण का था, क्योंकि उन्होंने चैलेंजिंग कंडीशंस में से बहुत बड़ी बड़ी इनिंग्स खेली हैं। जहां पे विराट कोहली सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसी जगह है जहां डोमिनेट कर पाए हैं, अदरवाइज वो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों स्विमिंग जगह पे स्ट्रगल करते नजर आए हैं, और जरा सी भी स्विंग हो तो विराट कोहली उसे बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाते। यहाँ नंबर 3 पे उनको भेजना एक स्टूपिड डिसीजन था, और विराट कोहली की टेक्निक शायद इतनी साउंड भी नहीं है कि वो नंबर 3 पे खेल सके। नंबर 4 पे थोड़ी बॉल पर आनी हो तो वो फिर भी खेल सकते हैं, वरना लेटरल मूवमेंट के खिलाफ इंग्लैंड में हम देख चुके हैं 3 टूर्स में भी वो मुश्किल से सिर्फ एक टूर ऐसा था जिसमें वो सरवाइव कर पाए थे, अदरवाइज बाकी दोनों टूर्स में वो सुपर फ्लॉप रहे हैं, और यहां पर भी उनकी ये वीकनेस नजर आई। साथ ही साथ रोहित शर्मा की जो ऑनगोइंग टेस्ट क्रिकेट में फॉर्म है, टेस्ट क्रिकेट में ये इनकी 10वीं सिंगल डिजिट स्कोर है इस साल, और साथ ही साथ रोहित शर्मा ने जो कैप्टेंसी में ब्लंडर किया है। देखिए यहाँ में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है, लेकिन इंडिया ने तो ये भी किया था। मैं इंडिया को अभी फिलहाल वो रूथलेस ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की टीम से कंपेयर करता हूं। मैं ये नहीं कहता कि 90s की इंडिया से तो अभी की इंडिया अच्छी है तो भूल जाओ सारी गलतियां। अगर इंडिया इस पोजीशन में है कि इंडिया के पास इतने सारे अच्छे प्लेयर्स हैं, होम में इंडिया खेल रहा है, आप कह सकते हो इस टीम में 3-4 बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जैसे अश्विन, बुमराह, रोहित शर्मा, विराट कोहली, तो फिर मैं ऑर्डिनरी रिजल्ट्स को कवर अप नहीं करना चाहता। मैं यहाँ क्लियरली बोलना चाहता हूं कि ये एक ब्लंडर डिसीजन था रोहित शर्मा का कि इस तरीके के पिच पे आपने रिस्क क्यों लिया। उन्होंने बाद में डे एंड पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्ट किया कि उनसे पिच रीड करने में गलत हो गई है, लेकिन यहाँ तो मेरे जैसे लोग जो नॉन क्रिकेटर्स हैं और बहुत सारे लोग जो सिर्फ कमेंट्री करते हैं या इवन एक्स क्रिकेटर्स, वो साफ साफ कह रहे थे कि ओवरकास्ट कंडीशंस है, पिच एक दिन पूरे कवर में है, कल पूरे दिन बारिश हुई, तो इसके लिए तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो समझ में आता है कि कोई पिच अगर ढकी हुई है, पिछले पूरे दिन बारिश हुई है और उस दिन भी ओवरकास्ट कंडीशंस है और आपने टॉस जीता है, तो आप बैटिंग कैसे ले सकते हो। इट वाज अ ब्लंडर, सीधा सीधा ब्लंडर। और मुझे लगता है कि एक ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम तो बस आधे घंटे नेगोशिएट करेंगे, फिर पिच बैटिंग पिच हो जाएगी, हम तेज 350-400 रन बनाएंगे और फिर 2 बार न्यूजीलैंड को आउट कर देंगे। किसी भी तरीके से इस डिसीजन का सेंस नहीं था, क्योंकि इवेंचुअली इंडिया को अब 4 दिन में 2 बार न्यूजीलैंड को ऑल आउट करना था। अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती और इंडिया न्यूजीलैंड को आज डे एंड तक ऑल आउट कर देती तो फिर इंडिया के पास 1-1.5 दिन का टाइम रहता आराम से बैटिंग करने का, बड़ा लीड लेने का। लेकिन अगर आप पहले बैटिंग करते हो तो इसका मतलब है कि आपको फिर न्यूजीलैंड को 4th इनिंग्स में एक टारगेट देना है, फिर उन्हें ऑल आउट करने की कोशिश करनी है, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता था। लेकिन रोहित शर्मा ने वो रिस्क लिया और वो रिस्क बिल्कुल पे आउट नहीं किया। रोहित शर्मा बुरी तरीके से फ्लॉप हुए और साथ साथ पूरी टीम सरेंडर हो गई। केएल राहुल के बारे में बात करनी बहुत जरूरी है। एक और डक चैलेंजिंग सिचुएशन में, स्लिप फील्डिंग ऑर्डिनरी। क्या केएल राहुल वैसे प्लेयर हैं जो आपको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में चाहिए? क्या केएल राहुल आप वैसे प्लेयर हैं जो आपको लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड इस टीम का इंपॉर्टेंट हिस्सा हो सकते हैं? शुभमन गिल अगर वापस आते हैं तो आप क्या चाहते हैं? आई नो कि सरफराज खान भी 0 पे आउट हुए हैं, लेकिन ही स्टिल अ यंगस्टर, फेयरलेस क्रिकेटर है। क्या आप केएल राहुल जैसे एक पैनिक सिचुएशन में खेल रहे डरपोक को चाहते हैं, या सरफराज खान जैसे एटलीस्ट एक ब्रेव क्रिकेटर को जो अभी सीख रहा है? मे बी शायद आज उसने बहुत गलत शॉट खेला, लेकिन मे बी शायद उसे टाइम दिया जाए तो गोइंग फॉरवर्ड वो बंदा आपको मैचेस जिता सकता है। केएल राहुल नाउ इज अ प्रूवन फेलियर। केएल राहुल के को अब इससे ज्यादा क्या अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं आपकी? वो 50 प्लस टेस्ट मैचेस में 35 की एवरेज भी नहीं रख पाया है।
अब आप क्या चाहते हो? वो हर 3-4 मैच में एक इनिंग्स आपको दे देगा, फिर वो अजिंक्य रहाणे की तरह एक बोझ बन के टीम पे खेलेगा। हाँ, अजिंक्य रहाणे को बोझ मुंबई लॉबी नहीं मानती है। गावस्कर के सामने बोल दें, गावस्कर कहेंगे कि वो विराट कोहली और राहुल द्रविड़ इन सबसे बड़ा प्लेयर है, क्योंकि गावस्कर तो खैर मुंबई लॉबी को सपोर्ट करते करते पागल हो चुके हैं। लेकिन इन जनरल मैं बता रहा हूं कि आप एक अगला अजिंक्य रहाणे नहीं बनाना चाहते। अजिंक्य रहाणे पहले 30-40 टेस्ट तक फिर भी ठीक थे, आखिरी के 40 टेस्ट वो टीम पे बोझ बन के खेले। और सेम सिचुएशन केएल राहुल की है, वो टीम पर एक बोझ है और मेरे ख्याल से इस टीम में उनकी जगह नहीं बनती। बाकी इंडिया के फास्ट बॉलर्स, मुझे समझ नहीं आया कि जिस पिच पे न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स ने इतना कमाल किया है, और ऐसे भी कोई नया फास्ट बॉलर आ जाए लंबा तो टीम इंडिया तो वैसे ही सरेंडर कर देती है उसके सामने, चाहे वो काइल जेमिसन हो या ट्रेंट बोल्ट आए थे तो वो थे, मैट हेनरी हो और आज विलियम ओरुर्क हो। इन सब के सामने तो टीम इंडिया वैसे ही सरेंडर कर देती है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि जब इंडिया के फास्ट बॉलर स्पेशली जसप्रीत बुमराह और सिराज जब आए तो मुझे लगा था कि न्यू बॉल से ज्यादा नहीं लेकिन एटलीस्ट 2 विकेट वो जरूर लेंगे, लेकिन वो एक भी विकेट नहीं मिला। साथ साथ डेवॉन कॉनवे जिनकी फॉर्म को लेकर मैं काफी क्रिटिकल रहा हूं पिछले महीने से, फाइनली ही केम गुड और काफी बढ़िया, मतलब गुड क्या, उन्होंने 91 अकेले ही बना दिए और इंडिया की जो स्कोर है उसको डबल तो वो अकेले ही करके चले गए। और मेरे ख्याल से इंडिया और लकी कि उन्हें 3 विकेट मिल गए डे में। कल का दिन इंडिया के लिए मेरे ख्याल से पहला सेशन ही है जिसमें इंडिया कमबैक कर सकती है, तो कर सकती है। वैसे तो अभी भी इंडिया को बहुत बड़ा काम करना है, लेकिन न्यूजीलैंड के पास वो अपॉर्चुनिटी है कि न्यूजीलैंड कैन कंप्लीटली किल दिस गेम। अगर न्यूजीलैंड 350-400 बना लेती है तो इंडिया के ऊपर 300 प्लस का लीड हो जाएगा। फिर इंडिया क्या करेगी? इंग्लैंड की तरह 800 बनाएगी? मुझे नहीं लगता। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे मैच हाथ से निकल चुका है, एक खराब डिसीजन और ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी बैटिंग। मैं कहूंगा कुछ विकेट्स ठीक है अच्छे बॉलों पे गिरे, चलो कोहली का टेक्निकल फ्लॉ है कि वो इस तरीके की इनकमिंग डिलीवरीज पे स्ट्रगल करते हैं, लेकिन रोहित शर्मा आगे बढ़ के 6 मारने की कोशिश कर रहे थे, सरफराज खान आगे बढ़ के ओवर द टॉप मारने की कोशिश कर रहे थे, यशस्वी जायसवाल अगेन एक वाइड बॉल पे कट करने की कोशिश कर रहे थे। तो कुछ विकेट्स तो इंडिया ने भी गिफ्ट किए हैं। इंडिया भी वही बेसबॉल वाली फॉर्मूले पे चलता है कि हम तो तेज खेलेंगे चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, तो आज हो गई है। एटलीस्ट ये अच्छा है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले एक आई ओपनर मिला है, एंड आई होप कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हमें ऐसे नजारे देखने को ना मिले और इंडिया अपनी बैटिंग पे काम करे। और इट्स हाई टाइम कि विराट कोहली और रोहित शर्मा अपने फॉर्म को वापस पाए। सेकेंड इनिंग्स में आई होप कि ये दोनों परफॉर्म करें, इंडिया मैच जीते या हारे, अब एटलीस्ट ये दोनों को अपनी फॉर्म को कुछ रीगेन करें, तो फिर अगले 2 टेस्ट मैचेस जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इनसे कुछ अच्छा देखने को मिले। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।